हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर 12 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। ब्रिटिशर्स ने जो लगभग 200 साल राज किया था, उससे हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। तो जो इंडिपेंडेंट के बाद जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम थी, वो क्या चैलेंजेस थे, हमने उनको कैसे ओवरकम किया, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने अभी बताया और आप सभी लोगों को पता है ये तो, कि इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को बहुत ही लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, इंडिपेंडेंट हो गए। अब इसके बाद हमारे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जैसे रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम। मतलब सबको पता है कि पाकिस्तान भी अलग हुआ था, तो पाकिस्तान के से इंडिया जो लोग आए थे, लगभग 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो थे वो इंडिया आए थे। अब उनके रहने की, खाने की, ये सारी प्रॉब्लम थी। दूसरा, अंग्रेज़ों ने हमको इतना लूटा था कि हमारे मतलब पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। कारण है कि जिनके पास खेत थे, वहाँ से लेके इन लोगों ने ज़मींदारों को दे दिए थे। और मेन कोई इतनी उस टाइम इंडस्ट्री थी नहीं, तो ज़्यादातर लोग डिपेंड थे खेती पे, और खेत सारे ज़मींदारों के पास थे, तो वो लोग कम पैसे देते थे। और तीसरी बात कि प्रिंसलीज स्टेट जो थी, उनको यूनाइट करना था। लगभग 500 प्रिंसली स्टेट थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। मतलब लगभग 500 राज्य ऐसे थे, ये 500 राज्य ऐसे थे जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे, तो उनको इंडिया में मिलाना ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये हमारा एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको आगे देखते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं अब हम चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला है रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये आपने मूवी में भी देखा होगा, गदर मूवी में, और भी कई मूवीज़ में देखा होगा। ये पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन है, जिसमें ऐसे करके इतने भर के रिफ्यूज़ीज़ इंडिया आए थे पार्टीशन के बाद। लगभग 8 मिलियन, मतलब 80 लाख लोग इंडिया आए थे। तो रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम थी हमारे सामने, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की, और भी कई प्रॉब्लम थी। वायलेंस हो गया था उस टाइम इतना, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे पास रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम के अंडर। दूसरा है यूनिटिंग प्रिंसली स्टेट। जैसे बताया कि 500 के अप्रॉक्स स्टेट थे इंडिया में, प्रिंसली स्टेट जिन्हें बोलते हैं, जिनमें राजा महाराजा का शासन था। उनको यूनाइट करने का भी चैलेंज था हमारे पास। तीसरा है फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारा देश कैसे चलेगा, उसके लिए हमें नया संविधान भी बनाना था, उसकी भी प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि पॉवर्टी थी उस टाइम पे, तो उस पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक करने के लिए भी ये भी चैलेंजेस था। और पांचवा है मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जैसे ये हुआ था कि पार्टीशन हो गया कि मुसलमान लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, हिंदू लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे, ऐसे ही और भी बहुत सारी कम्युनिटी रहती है हमारे में। सिख है, ईसाई है, एंग्लो इंडियन है, क्रिश्चियन है, बहुत सारी कम्युनिटी है। तो उनके बीच भी यूनिटी बना के रखनी थी कि वो भी अपनी स्टेट, मतलब अपने लिए एक अलग देश की मांग ना करें। ठीक है, चलो आगे पॉइंट वाइज समझते हैं इसको। और ये जो एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो ये उसकी मीटिंग का एक है। यहाँ पे ये मेन जो है ये संबोधित कर रहे हैं। चलो इसको आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिटी द प्रिंसली स्टेट। अच्छा, एक बार आप ये पहले ये डायग्राम देखो।
ये जो इंडिया का मैप है, ये मैप तब का है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था और प्रिंसली स्टेट इंडिया में थे। तो ये देखो इतने सारे ये प्रिंसली स्टेट हैं। ये जो आप पिंक कलर के देख रहे हो ना, ये जो पिंक पिंक वाले जो हैं ये जो पिंक वाले हैं, ये सारे प्रिंसली स्टेट हैं। अब आते हैं हम, तो इंडिया हैड मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय किंग एंड नवाब। जैसे मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा थे, जहाँ कहीं पे नवाब का शासन था, जैसे ये हैदराबाद के नवाब हो गए, और कहीं पे राजा महाराजाओं का शासन था, जैसे ये राजपूताना जो है, ये राजस्थान अजमेर वाला एरिया, इसमें राजपूत शासकों का शासन था। तो अब इनको ऑप्शन देना था, इनको ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, या पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रहो, रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने का काम किया था, उसमें मेन हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। तो बहुत सारे रूलरों ने, अधिकतर रूलरों ने साइन कर लिया था कि हाँ भाई हम इंडिया के साथ ही ज्वाइन रहेंगे, और पीसफुली साइन कर लिया था। लेकिन कुछ स्टेट, प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर इनको ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन और स्पेशल एक्शन के साथ सॉरी, ऑपरेशन और स्पेशल एक्शन के साथ इसको फिर इंडिया में मिलाया गया। फिर बाई 1949, मतलब 1949 तक ऑलमोस्ट और प्रिंसली स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ वन यूनाइटेड इंडिया। ये तीन छोड़ के, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर छोड़ के, लगभग सब ने वो कर लिया था। और इसीलिए पटेल को हम लोग बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया था। आपने सुना होगा, कई बच्चों ने जाके देखा भी होगा कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं यूनिटी? क्योंकि इन्होंने पूरी कंट्री को यूनाइट किया था। और लौह पुरुष भी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आपको पता होगा। तो ये है। इसके बाद जब हम लोग यूनाइट हो गए, फिर जब स्टेट बनाने थे, मतलब पूरा एरिया इंडिया का यूनाइट हो गया, अब इसको स्टेट में डिवाइड करना था। तो भी कई सारे अनशन वगैरह हुए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश वाले लोगों का कहना था कि हमें मद्रास से अलग स्टेट बनाओ। तेलुगु वाले, जो मद्रास में जो हैं वो तमिल बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं, तो उनका ये कहना था कि जो हम लोग तेलुगु बोलते हैं हमें अलग कर दो। इसके लिए इसके लिए जो है एक फ्रीडम फाइटर थे, पोती श्रीरामुलु, ये जो आप देख रहे हैं, ये गांधी जी की विचारधारा के थे। और इन्होंने अक्टूबर 1952 में, इसलिए कि तेलुगु के जो तेलुगु बोलने वाले हैं उनके लिए अलग स्टेट बनाया जाए, हंगर स्ट्राइक की, मतलब जैसे कहते हैं भूख हड़ताल की, और 58 डेज तक कुछ नहीं खाया, और 58 डेज के बाद ये मर गए। जब मरे तो प्रोटेस्ट और बढ़ गया। तो फिर गवर्नमेंट को 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक बेस पे, मतलब कि भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाना पड़ा। ठीक है। तो और ये जो आप मैप देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये 1975 के बाद का है, जब हमारे मैक्सिमम स्टेट बन गए थे। ठीक है। अच्छा, आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि तब तक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। वैसे ही यहाँ पे झारखंड नहीं है, क्योंकि वो बिहार से तब तक अलग नहीं हुआ था। ना ही आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो बाद में बने। आगे देखते हैं।
अगला जो मेजर चैलेंज था वो था फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में, और उसको ये काम सौंपा गया कि भाई अब तुमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हम उन्हें कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं कभी कभी, तो वो थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, लिखने वाली कमेटी के चेयरमैन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो आप लोगों को पता होगा शायद कि 2 ईयर 11 मंथ और 17 डेज में बनके पूरा तैयार हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट तो हमने 26 जनवरी 1949 को ही कर लिया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। इसका रीज़न था कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसकी वजह से ये 26 जनवरी को ही इसको लागू किया गया। ये हो गया। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इसमें कितने मेंबर थे, कितनी कमेटी थी, तो इसमें मेजर और माइनर कमेटीज़ थी अंदर। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी कमेटीज़ थी, तो 8 मेजर कमेटी थी और 13 जो हैं वो माइनर कमेटी थी। और अलग अलग कमेटी का अलग अलग काम था। जैसे कमेटी जो फाइनेंस की है उसका अलग काम है, जो स्टेट की कमेटी है उसका अलग काम है, जो माइनॉरिटी एंड ट्राइबल की कमेटी है उसका अलग काम है, स्टीयरिंग कमेटी है उसका अलग काम है, ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका अलग काम है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री इट वाज अ पुअर एंड मोस्टली एग्रीकल्चर कंट्री, ये तो हमको पता है। और एग्रीकल्चर का भी इतना बुरा हाल था कि जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लाई थी, जैसे महंतवाड़ी, रैयतवाड़ी, उसमें क्या किया था कि जो छोटे मोटे किसान थे जिनकी छोटी छोटी ज़मीन थी, उनसे लेके एक ज़मींदार को ज़्यादा ज़मीन दे दी थी कि भाई अब हम तुमसे टैक्स लेंगे और ये ज़मीन तुम्हारे अंडर चली गई। तो अब जो ये छोटे छोटे किसान थे ये टोटली डिपेंड हो गए ज़मींदार के इनकम पे कि जो ज़मींदार देगा हमको, हम वही वो करेंगे। इसकी वजह से बहुत बुरा हाल था। और फिर बाद में इनको छोटे छोटे जो पार्ट हैं, मतलब छोटी छोटी लैंड पीसेस को अलग अलग बांटा गया। बाद में वो लैंड रिफॉर्म कहते हैं उन्हें, बाद में किए गए वो। और गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया ताकि इकोनॉमी इम्प्रूव हो। और प्लानिंग कमीशन बना जिसको कहते हैं योजना आयोग। योजना आयोग बना था 1950 में, ताकि ये 5 ईयर प्लान को, कि 5 ईयर प्लान का फोकस क्या होना चाहिए, ये लागू कैसे होना चाहिए, इसका काम कैसे चलते रहना चाहिए, वो सब देखने के लिए प्लानिंग कमीशन बना था। अब आज के टाइम में यही प्लानिंग कमीशन चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग। और पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56, मतलब 5 ईयर प्लान का ही मतलब हुआ कि 5 साल के लिए था ये। और उसने फोकस किया एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में ही ये सब आता है कि हाँ भाई लैंड रिफॉर्म हुए और वापस ज़मीनें फार्मर्स को दे दी गई, इरिगेशन की फैसिलिटी, कैनाल वगैरह बनाए गए, और बिग डैम मतलब भाखड़ा नागल डैम और हीराकुद डैम ये भी बनाए गए फूड प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब इनके डैम के 2 फ़ायदे थे। इनका जो पानी था वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा था और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे थे कि ताकि जो इंडस्ट्री लगे उनको इलेक्ट्रिसिटी भी
मिल सके। आप इसमें देख सकते हैं ये भाखड़ा नंगल डैम का ये फ़ोटो लगा हुआ है बनते हुए का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैंने बताया कि इतने हमारे पास इतने रिलीजन थे, इतनी लैंग्वेज थी, इतने कल्चर थे, और सबको मतलब सब में एकता बना के रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, बहुत बड़ा चैलेंज था। और नेशन को यूनाइटेड करके रखना, इसी वजह से फिर इंडिया को सेक्युलर बनाया गया। सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, कि किसी भी एक धर्म पे ज़्यादा, एक धर्म की ज़्यादा हम मानेंगे नहीं, या ये कह सकते हैं कि कानून के सामने सारे धर्म समान हैं, ठीक है। और लोगों को इनकरेज किया गया है कि आप इंडियन पहले हैं अपनी किसी रिलीजन या कल्चर के, मतलब कि जैसे एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 लोग हैं। उनको कहा गया कि भाई आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हो, पहले आप जो हो वो एक इंडियन हो, जिसकी वजह से इंडिया में स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और यूनिटी इन डाइवर्सिटी बना रहा। अब कंक्लूज़न एक बार हम मतलब समरी टाइप का हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, कैसे कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया, कौन कौन से लीडर थे इसमें, नेहरू थे, पटेल थे, अंबेडकर जी थे, कई सारे लीडर्स ने जो बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तब जाके इंडिया एक डेमोक्रेटिक और यूनाइटेड नेशन बना। और फिर इंडिया ने लगातार मतलब 5 ईयर प्लान चलते रहे और बहुत ग्रेट प्रोग्रेस की एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। और अभी भी ये जर्नी जो है ये कंटिन्यू है, मतलब जो डेवलपिंग प्रोसेस है इंडिया का वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो कुल मिला के ये चैप्टर में है। आपको अगर कुछ बातें नहीं समझ में आई तो आप मेरे को पूछ सकते हो। वैसे मैंने इसको सिंपल पॉइंट में करके आपको समझा दिया है। थैंक यू।